गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैम, जो कल आपने 10 वर्ड्स बताए थे उसके आंसर बता दीजिए। उसके आंसर तो मुझे भी नहीं पता, वो तो निकालने पड़ेंगे। आंसर का क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लियरली नहीं दिख रहा है? फिर क्या किया जाए? लाइट तो पूरी है या लाइट कम है? नाउ फाइन, राइट। चलो, देखो आप मुझे ना चैट पे फोटो भेजते हो ना, वो इतनी सी फोटो दिखाई दे रही होती है। उसको मैं डाउनलोड करूंगी, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। इससे बेटर है कि आप मुझे क्वेश्चन भेज दिया करो, इधर ऑन टेलीग्राम, आपके ग्रुप में जब ग्रुप ओपन होता है, या फिर आप मुझे ऐसे भी पर्सनली भेज दो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है? इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये तो चलो डाउट्स चले रहेंगे। आपकी नोटिफिकेशन आ गई है और आपका सिलेबस कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? अब देखा जाए तो आपके पास मंथ भी कितने हैं? 2 महीने मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। बिकॉज अभी आपको थोड़े टाइम के लिए शायद राखी पे छुट्टी होने वाली है। सर ने इन्फॉर्मेशन दी है? यस और नो? ओके, 3 to 4 डेज की आपको शायद राखी पे छुट्टी होगी। उसके बाद आपको कोई नहीं छुट्टी होगी टिल योर एग्जाम। ऐसे क्या होता था जनरली, हम लोगों को ना दिवाली पे छुट्टी मिल जाती थी। तो होपफुली इस बार दिवाली पे भी छुट्टी नहीं होगी, बिकॉज आपका एग्जाम का टाइम होगा। तो इस टाइम पे हमें रक्षाबंधन पे छुट्टी मिलेगी 3 से 4 दिन की। उसके अलावा तुम्हें कोई छुट्टी नहीं होने वाली है एक्सेप्ट फॉर संडे। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस ना कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज बहुत ही थोड़ा हुआ है। मैक्सिमम हमने 2 से 3 टॉपिक किए हैं, उससे ज्यादा अभी तक हमने टॉपिक नहीं किया है। उससे भी एक एक नंबर, 2 2 नंबर के सवाल आने हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं किया है। अब सबसे बड़ा कंसर्न है, जो बहुत से बच्चे हड़बड़ाएंगे, वो क्या करेंगे, रिकॉर्डेड देखना शुरू कर देंगे। कोई ऐसा जिसके दिमाग में ये थॉट आया हो कि मैं कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड देखना शुरू कर देता हूँ? है कोई? तो ईमानदारी से बता दो। किसी के भी दिमाग में ये ख्याल आया हो कि यार सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है? अब देखो, ऐसा होता है जनरली, अगर इस टाइम पे तुम अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाओगे, तो सिलेक्शन नहीं होगी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास ढेरों सब्जेक्ट है और टाइम बहुत कम है ना? अपना किसी भी चीज में दिमाग लगाओगे तो तुम लैक करोगे। एक चीज कर लोगे तो दूसरी रह जाएगी, दूसरी करोगे तो तीसरी रह जाएगी। हम टीचर्स आपको सारी की सारी चीजें कराने वाले हैं, तो अपनी मनमर्जी कुछ भी नहीं करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपका सिलेबस पूरा होगा और कब होगा? ऑब्वियसली पेपर, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम से तुम्हें सारा कंप्लीट करा दूं। टाइम तो चाहिए ना, अच्छे से करना है तो टाइम तो चाहिए। मान लो तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में भी खत्म हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्टूबर में भी मान लो 3 नवंबर को पेपर है और 2 नवंबर को भी सिलेबस खत्म हो रहा है, वो भी कोई बात नहीं है। बात जो है वो ये है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, तुम उसको कितने लेवल पे प्रैक्टिस करते हो। अगर मान लो आज कोई क्लास हुई है, तुमने उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, संडे टू संडे तुमने रिवाइज कर लिया, उसके बाद तुम्हें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, उसके बाद मुझे जो है नंबर आने हैं। ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि सिलेबस तो देखो टाइम लेके जाएगा और मैं टाइम लूंगी लूंगी, क्योंकि अभी पूरी की पूरी रीजनिंग पड़ी है। तो अक्टूबर मान के चलो, अक्टूबर के स्टार्टिंग मान के चल पड़ो, चाहे सितंबर का लास्ट मान के चल पड़ो, टाइम तो सिलेबस खत्म होने के लिए लगेगा। अगर तुमने अपनी मन मर्जी की, तुमने रिकॉर्डेड देखना शुरू कर दिया, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको मैं अलग बात बताती हूँ, बिकॉज उनके पास बहुत टाइम होता है। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, आपकी अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। दूसरी, जो भी डेली क्लास में हो रहा है उसको ऐसे रिवाइज कर लो कि अगर कल पेपर हो तो उस टॉपिक से तुम मार्क्स स्कोर कर सको। अगर तुमने ये सोचा कि सिलेबस के बाद मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? तो वाई टाइप करो, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है? क्लियर है ना? कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? अपना दिमाग नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि अगर इस टाइम पे ये सब करोगे ना तो फिर फेल हो जाओगे, फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं स्पीड में करा दूं, ऐसा चलेगा? ऐसा भी नहीं चलेगा। समझ भी आना चाहिए, समझ भी अच्छे से आना चाहिए। तो छोटी छोटी करके धीरे धीरे से सीखना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। बस ये बात है कि आपने मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि पढ़ा क्लास में और चले गए, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल जो काम दिया है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है? अगर तुमने स्पीड करी, बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारा काम है, देखना तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा आराम से पढ़ते चलो, जो बताऊंगी वो करना है, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाती है। और एक और बात बताती हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है जब मैं अपने स्टूडेंट जोन में थी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी जुलाई में। अगस्त में मैंने कोचिंग को ज्वाइन किया था, लास्ट अगस्त में, और दिसंबर में मैंने प्री क्वालिफाई किया था। बिल्कुल फ्रेशर थी मैं, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
फिर भी 2 महीने में मैंने प्री क्वालिफाई किया था, और इवन मेंस में भी 2-3 नंबर कम थे। तो बोलने का मतलब ये है कि आप कम टाइम में भी चीजें कर सकते हो, बट द थिंग इज अपनी मन मर्जी नहीं करनी है, जो बोलेंगे वो करना है, ठीक है। स्माइल के साथ करना है, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल तैयारी करनी है। अगर मान लो उधर से कोई क्वांट का प्रेशर दे रहा है तो क्वांट का प्रेशर भी हैंडल करना है, इंग्लिश का दे रहा है तो इंग्लिश का भी हैंडल करना है, मेंस का दे रहे हैं तो मेंस का भी हैंडल करना है। कहीं पे भी एक भी टीचर की बात नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक भी टीचर की बात छोड़ोगे तो फाइनल सिलेक्शन में लैग करोगे, ठीक है। पूरी की पूरी सिलेक्शन लेनी है। चलो, और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलनी है, आपको पता है एक सेक्शनल स्कोर होता है, एक ओवरऑल स्कोर होता है। अगर तुम बात करो कि तुम्हें रीजनिंग में सेक्शनल निकालना है, तुम मान के चलो कि तुम्हारा 1 महीने में रीजनिंग का सेक्शनल क्वालिफाई हो जाएगा। पर अगर तुम ओवरऑल की बात करो ना, तो तुम्हें 3 महीने ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल और ओवरऑल में बहुत डिफरेंस होता है। इस बार भी आपके सेक्शनल जो नंबर चाहिए थे वो 7 से 8 नंबर चाहिए थे। 7 से 8 नंबर तुम्हारे कल भी आ जाएंगे, तुम कल पेपर देके आओ, तुम्हारे 7 से 8 नंबर आ जाएंगे। बट ओवरऑल जब उसने बोला ना कि 32 से 36 चाहिए, फिर वो नहीं आते हैं। ओवरऑल किसकी क्वालिफाई होती है, याद रखना, जिनके एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होती है, किसी एक सब्जेक्ट पे। तो आप बोल सकते हो कि आप दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हो सिर्फ सेक्शनल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे पता है मेरी रीजनिंग में अच्छी कमांड है, तो मैं बाकी टॉपिक्स को कभी देखती नहीं हूँ, बाकी सब्जेक्ट को देखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने रीजनिंग में ही नंबर ले लेना है, बाकी की कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी क्वांट में बहुत अच्छी, बहुत हाई लेवल की कमांड है, इंग्लिश तो इग्नोर करो, इंग्लिश तो कभी नंबर देती ही नहीं है ओवरऑल में, इंग्लिश तो होती है सेक्शनल निकालने के लिए, ओवरऑल तो नहीं आ सकती। अगर तुम्हें लगता है फिर भी कि क्वाड में तुम भाई 20 से 25 नंबर ले लोगे, 25 से 30 नंबर ले लो, तो तुम रीजनिंग ना अपनी मन मर्जी के साथ पढ़ लो। पर अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम दोनों में डफर हो, तो फिर तुम्हें भाई दोनों को बैलेंस बना के ऐसे करना है कि तुम्हें ओवरऑल उसी में स्कोर करना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और दोनों में ऐसी कमांड बनाने पड़ेगी, तब जाके पास होंगे, ठीक है। चलो, थोड़ा सा प्रेशर डेवलप कर लो, और ऐसे मजाक नहीं, बहुत दिनों से हम लोग ऐसे मस्ती में पढ़ाई कर रहे थे, अब आपको सीरियस में करना है, ठीक है। चलो मैम, मेरी क्वेरी है, मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगी टेलीग्राम पे आफ्टर द क्लास प्लीज। ओके माइमा। चलो, और जिनकी भाई 4th चल रही है, 5th चल रही है, यार कहाँ पे तुम अपनी जिंदगी में इतना प्रेशर लेके चल रहे हो? तुम पहले पढ़ाई तो करो अच्छे से, फिर कर लेना उसके बाद AFO। इतने छोटे छोटे से तुम हो नहीं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक ना डेली टारगेट लगा लो, जो जो मैं बोलूंगी डेली टारगेट में ऐड करना है। अभी के लिए डेली टारगेट, सबसे पहला डेली टारगेट है कि 2 वर्ड्स में मैंने पेयर निकालने ही निकालने हैं टिल योर एग्जाम। जब तक 3 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, जब तक एग्जाम नहीं होता है, डेली, भले ही कुछ भी हो, पापा के नाम का, मम्मी के नाम का, भाई के नाम का, किसी भी भाई के नाम का, डेली आपको 2 वर्ड्स में पेयर निकालने ही निकालने हैं। 1 नंबर का सवाल आएगा, 1 नंबर एकदम से क्लियर कर लो, बात खत्म। ये डेली का डेली करना ही करना है, ठीक है। चलो, डेली टारगेट में जो भी ऐड कराती चलूंगी, आपने डेली टारगेट में उस काम को करना ही करना है। हार्डली सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 सेकेंड लगेंगे। चलो, इसका आंसर क्या था आपके पास? ऑप्शन विल बी डी। ओके, कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए थे। जिसने निकाल लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाला और भी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आज हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और क्लियर होता चलेगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पोल डाला करो, डेली प्री वाले सेक्शन में एक पोल डाला करो, मजा आएगा। इस क्वेश्चन का पोल डाल दो, क्या दिक्कत है? जब तुम्हें पता है 1 नंबर है तो लो ना यार, 1 नंबर, नंबर से करना है। अंडरस्टूड का बाकी चलो मैं लास्ट में कराती हूँ, एक बार देख लेंगे सारे। यस, दैट वाज द गुड क्वेश्चन। जिसने भी बोला कि अगर 26 के बाद 1 2 है, एवरीवन पे अटेंशन, तो क्या हम 1 to 2 काउंट करेंगे? नो, आपके सिर्फ और सिर्फ ए से लेके जेड तक काउंट होता है, 26 के बाद काउंट नहीं करते। जिसने भी ये सवाल पूछा कि 26 के बाद 1 2 को गिनना है या नहीं गिनना है, तो नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि उसने बोला होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब ए से लेके जेड तक की बात करी होती है। क्लियर है? जिसने मेरे से ये सवाल पूछा था, जिस स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा था भाई वाई टाइप का, तो ओके चलो। अब इसका आंसर ना मेरे पास डी भी है और मेरे पास ई भी है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। आंसर विल बी ई, दैट मींस 1। अब स्पीड सीखनी है, स्पीड कैसे आएगी?
डायरेक्टर है 4, 9, 18, 5, 3, 20, 15, 18। और एक और चीज यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, उसको नोट कर लो। बात क्या है कि बात ये है कि कल नहीं, लास्ट टाइम क्या हुआ था, पीओ वालों ने ना सेम किया था, आईबीपीएस वालों ने पीओ की नोटिफिकेशन भी साथ में निकाली थी, एसओ की भी साथ में निकाली थी। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पीओ का ही पेपर भर दिया था, एएफओ का भरा ही नहीं था। तो मेक श्योर 10 बार ट्राई करोगे, 10 बार वेरीफाई करोगे। कैफे वालों के सहारे नहीं बैठना है, वो खुद डफर होते हैं। बहुत से बच्चों को उन्होंने बहुत बार गलत फॉर्म भरा होता है। खुद वेरीफाई करना है, एसओ का फॉर्म फिल करना है वहां पे। जब एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाए फिर चेक करना है, इट शुड बी एसओ नॉट पीओ। बहुत से स्टूडेंट ने लास्ट टाइम ऐसा ही किया था, पीओ का फॉर्म भर के बैठे हुए थे, जब पता चला तो पीओ का एडमिट कार्ड आया, एसओ का आया ही नहीं था। ठीक है, इस बात को नोट कर लो, ऐसा नहीं करना है। चलो ओके, कहां पे हम लोग डायरेक्टर थे, इसके पेयर को काउंट करना है। सबसे पहले 4 से काउंट करा जाना चाहिए, नहीं करा जाना चाहिए, डिफरेंस समझो पहले, काउंट बाद में देखेंगे। 4 से पहले काउंट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, पहले मुझे यस और नो बताओ, तुम 4 से काउंट करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताती हूँ। जो 4 के आगे नंबर है वो कौन से नंबर है? 18, 20, 15, 18। मतलब कितना डिफरेंस चाहिए उनको? अगर 15 तक भी पहुंचना है तो 11 डिफरेंस चाहिए, 18 तक चाहिए तब भी 17 डिफरेंस चाहिए। मेरे को तो इतना डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो लेटर ही खुद 8 है। अगर लेटर ही 8 है तो मैं 11 से 12 का डिफरेंस ला सकूंगी उसमें? नहीं ला सकूंगी। तो दैट मीन्स मुझे 4 से काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 9 से काउंट करूंगी। क्यों काउंट करूंगी? क्योंकि 19 के बाद मेरे को 15 दिखाई दे रहा है और वो थोड़े ही गैप में होता है और मेरे पास थोड़े ही लेटर है। तो 9 से स्टार्ट करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14। क्लोज था ना, 15 नहीं आया बट 14 तो आ गया, तो मतलब अब मेरे को 9 से पेयर नहीं मिलेगा। 18 से काउंट कर लो एक मिनट के लिए, बिकॉज 20 दिखाई दे रहा है बट स्टिल ये नहीं आएगा। 18 के बाद 19, 20, 21। चलो 5 से काउंट करने की जरूरत नहीं है, 5 के बाद बहुत बड़े बड़े नंबर है। 3 से काउंट करने की जरूरत नहीं है, 20 से नहीं है, 15 से नहीं है, 18 से नहीं है। तो जस्ट 30 सेकेंड में ये सवाल हो जाता है। अब जिसको जीरो पेयर दिखाई दिया, 18, 19, 20, क्या है ये? 18 से 20 जो तुमने जीरो बोला। अब 20 के बाद आगे नहीं काउंट करना पड़ेगा, मुझे 15 से काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को 18 दिखाई दे रहा है और गैप भी कम है। तो एक बार देख लेती हूँ। 15 के बाद 16, 17, 18, चलो नहीं मिला। 20 के बाद नहीं काउंट करना पड़ेगा, 3 के बाद नहीं, 5 के बाद नहीं, 18 के बाद नहीं, 9 के बाद नहीं, 4 के बाद नहीं। आंसर विल बी ई, दैट मींस 1। क्लियर है? चलो, नंबर से बहुत सिंपल है, बस आपको पेशेंस रखनी होती है कुछ नया सीखने के लिए। चिंटू कुमार, फाइनल रिजल्ट नहीं मिला या फिर अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुई? प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला या फिर यही नहीं मिला है? डिग्री तो कंप्लीट है ना? सुकन्या बेटा, आपने क्या पूछा? 3 के बाद 5 है? 3 के बाद एग्जैक्ट 5 है ना, आपको 3 के बाद 4 चाहिए। 5 के लिए तो एक का गैप होना चाहिए, 3 के बाद तो एग्जैक्ट 5 आ रहा है, 3 के बाद तो 4 नहीं आता है। 3 के बाद तो 4 आएगा। चलो, आंसर ना बी सी ई, ऐसे नहीं चलेगा। बी सी ई, ए भी आ गया, क्या बात है, डी भी बोल दो, जीरो भी बना दो। है ना सृष्टि, कैसी कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। रिजल्ट आ गया तो फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि प्रोविजनल मिल जाएगी जब तक आपका वो आएगा, इंटरव्यू आएगा तब तक आपको प्रोविजनल मिल जाएगी। उसके लिए डिग्री तो कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट है। चलो, गलत हो सारे के सारे आंसर, पता नहीं क्या आ रहे हैं, बी सी ई डी। आंसर विल बी बी, दैट मीन्स 4। अब जिन्होंने ए बोला, अब ध्यान से सीखना। आपका पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो इसी कॉन्सेप्ट पे आया था जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। और बहुत से बच्चों ने ना उसको ऐसे किया हुआ था इतना टाइम लगा के, और जबकि वो 15 सेकंड में होने वाला सवाल था। अब ध्यान से सीखना। आपको क्या बोला है? कंप्यूटर का पेयर निकालना है। पहले कंप्यूटर के पेयर्स को निकालना भूल दो, क्वेश्चन सीखना आराम से, थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मान लो आपके पास एक लेटर यहां पे है,
अब ध्यान से देखना, पहले मुझे बताओ इसमें कितने पेयर है, इसमें कितने पेयर है, ये जो मैंने लेटर्स लिखे हैं इसमें कितने पेयर है? कितने पेयर हैं इसमें? चलो, कोई कह रहा है 3 है, कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 2 है। अब देखो, सबसे पहले आपने ए से काउंट शुरू करना शुरू किया, ए से आपको पेयर मिल गया सी का, कोई दिक्कत यहां पे? आपने क्या किया, ए से करना शुरू किया। ये फिर कौन है भाई जो ए आई वाला है? मैंने कल भी तुम्हें एक को क्लास से निकाला था, अब मैंने तुम्हें बेटा फिर परमानेंट ही कर देना है। चलो, अच्छा क्वेश्चन सीखो। आपने क्या किया, ए से सी आपको पेयर मिल गया। कभी भी जब ए से काउंट करना शुरू करते हैं तो सी पे छोड़ते नहीं है। अगर अब तुम ध्यान से देखोगे तो क्या तुम्हें ए से लेके डी भी एक पेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में देखना, ए और सी में कितने लेटर आते हैं? एक लेटर आता है, वो कौन आ गया? के आ गया, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरा पेयर ये भी तो है कि ए से लेके डी तक आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 मिलते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ए से सी काउंट करेंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आपने ए से पढ़ना शुरू किया तो आपको ए से लेके एफ तक पढ़ना है, जो जो जहां पे मिलेगा वो सारे के सारे पेयर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले ए से लेके सी वाला पेयर मिला, अब ए के बाद डी मिला, अब डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, तो दैट मीन्स कि आपको ए से ही कितने पेयर मिल रहे हैं? 3 पेयर मिल रहे हैं, ना कि सिर्फ एक पेयर मिल रहा है। बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ ए, ऐसा नहीं होता है कि सी तक पेयर मिल गया तो तुमने सी पे काउंट किया और बाकी छोड़ दिया। नो, आपको ए से लेके बिल्कुल लास्ट तक क्या करना पड़ता है? काउंट करना पड़ता है। अब देखो, आंसर सबका गलत था, क्योंकि 3 पेयर तो मुझे यही मिल गए, तो 3 तो यही है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आगे वाले भी बताऊंगी आगे कैसे आते हैं, बट क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि ए से सिर्फ सी तक नहीं काउंट करते हैं, टिल लास्ट आपको काउंट करना पड़ता है, क्योंकि वहां से आपको वो भी तो पेयर बन रहे हैं ना। भले एक से चाहे कितने भी पेयर बन रहे हैं, ए से सी बन रहा है, ए से डी बन रहा है, ए से एफ बन रहा है, बट वो अपने आप में पेयर बन रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, जब भी आपके पास ए से सी कनेक्ट है और ए से डी कनेक्ट है, सिमिलरली ए से एफ कनेक्ट है, तो सी से डी भी कनेक्ट होगा और सी से एफ भी कनेक्ट होगा। अब एक बार करके बताती हूँ, सी के बाद डी भी आता है, फिर सी से काउंट करेंगे तो ई और एफ भी आएगा। तो क्या सी से डी भी कनेक्ट हो रहा था और सी से एफ भी कनेक्ट हो रहा था? बिल्कुल यस, कनेक्ट हो रहा था। अब आगे एक और रहता है, वो कौन रहता है कि अगर सी से डी कनेक्ट है और सी से एफ भी कनेक्ट है, तो दैट मीन्स कि डी से एफ भी कनेक्ट होने वाला है। टेक अ लुक, और कोई डाउट है तो पूछो। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके पास एक वर्ड आया था और वो वर्ड आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख के आऊंगी। अब देखो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर बन रहे हैं? 6 पेयर बन रहे हैं, और जहां पे आपने 2 से 3 में इसको निपटा दिया था। दोबारा, ये वाली बात तो सबको क्लियर है कि ए से सी भी कनेक्ट है, ए से डी भी कनेक्ट है, ए से एफ भी कनेक्ट है। तो सिमिलरली अगर ए से सारे वर्ड कनेक्ट हो रहे हैं तो वो आपस में भी इंटरलिंक्ड होंगे। तो मतलब सी से डी भी कनेक्ट होगा, सी से कौन कनेक्ट होगा? एफ भी कनेक्ट होगा। नेक्स्ट, डी से लेके एफ भी कनेक्ट होने वाला है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी पे आपके पास इस बार क्वेश्चन आया था। अब फॉर एग्जाम्पल एक बता देती हूँ, ये ट्रेन का इंजन होता है, फिर उसके बाद AC1 आएगा, फिर जो भी है AC2 आएगा, फिर AC3 आएगा, फिर स्लीपर क्लास आएगी। जितने भी बॉक्स इंजन और स्लीपर में होंगे और इंजन और AC2 में होंगे, उनमें AC2 और स्लीपर में भी तो इतने डिफरेंस आने वाले हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं कि अगर इंजन से AC2 कनेक्ट है और इंजन से स्लीपर भी कनेक्ट है, तो मुझे पता है कि AC2 और स्लीपर में भी तो सेम ही सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो ट्रेन का भी सेम सीक्वेंस होता है, सिमिलरली लेटर्स का भी सेम सीक्वेंस होता है। भले बीच में कोई भी आ जाए उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, पर नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, एच और के का भी पेयर बन रहा है मैम। बेटा मैंने रिवर्स नहीं चेक किया, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट से, क्या बात है, कितने स्मार्ट बच्चे हैं ना, बैकवर्ड भी चल रहे हैं। गुरु मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, वो चलो साथ होंगे वो अलग बात है, ठीक है, वो तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है।
और इसको एग्जाम्पल को नोट करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको बताऊंगी, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था और बहुत से बच्चों ने बहुत टाइम लिया इन क्वेश्चन को करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो अब देखो किसमें पेयर निकालना है, कंप्यूटर में पेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3, 15, 13, 16, 21, 25, 18। सबसे पहले काउंट करूंगी मैं कहां से? 3 से। क्या 3 से काउंट करना पड़ेगा? यस और नो? पहले एक बार के लिए देखो। 3 के बाद मुझे नहीं लगता काउंट करना चाहिए, बिकॉज 3 के बाद ना बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे 3 से जो पेयर है वो नहीं दिखाई दे रहा है ना, 3 से कोई पेयर नहीं है। 15 से मुझे काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज 15 के बाद 20 भी है, 18 भी है, तो हो सकता है 15 से कोई पेयर मिल जाए। एक बार देख लेती हूँ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 आगे नहीं मिलेगा। 13 से काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को 18 दिखाई दे रहा है और बीच में कम नंबर्स का गैप होता है, यहाँ पे भी कम ही लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। क्या मुझे पेयर मिल गया? 13 to 18, चलो एक पेयर मिल गया। 16, 17, 18 आगे नहीं मिलेगा, 21 के बाद नहीं मिलेगा, 20 के बाद नहीं मिलेगा, 5 के बाद नहीं मिलेगा, 18 के बाद नहीं मिलेगा। तो मतलब फॉरवर्ड में मुझे एक ही पेयर मिल रहा है, दैट इज 13 to 18। अब देखना सेम कॉन्सेप्ट। 18 के बाद जब मैंने काउंट करना शुरू किया, 18, 19, 20, छोड़ना नहीं है, मुझे आगे भी देखना है। अब 18 के बाद 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है, तो ये पेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब 21 से आगे तो मुझे कोई पेयर नहीं मिलने वाला है। अब अगर 18 से 20 कनेक्ट है और 18 से 21 कनेक्ट है, तो क्या वो आपस में कनेक्ट होंगे? यस और नो? वही बात आ गई ना कि अगर इंजन से बाकी डब्बे कनेक्टेड हैं तो वो भी तो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो सेम बात है कि अगर 18 से 20 कनेक्ट है और 18 से 21 कनेक्ट है, तो वो दोनों भी आपस में क्या होने वाले हैं? कनेक्ट होने वाले हैं। अब 5 से काउंट करके देखो, 6, 7, 8, 9 आगे नहीं मिलेगा। अब क्या तुम्हें 20 से काउंट करना है? नहीं करना है, क्योंकि 20 से जिसने आना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब 21 से भी काउंट नहीं करना है, 16 से भी कोई पेयर नहीं मिल रहा है, 13 से भी नहीं मिल रहा है, 15 से भी नहीं मिल रहा है, 3 से भी नहीं मिल रहा है। कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4। आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट मींस 4। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, ये बात होती है, ये आपको करना होता है। चलो, और बेटा एग्जामिनर ना हर बार क्या करता है, वो ये नहीं देखता है कि आप कितने प्रिसाइजली काम कर सकते हो, वो ये देखता है कि आपने कितनी तैयारी करी है। आपको बताऊंगी मैं जो आपके पेपर का सवाल आया था, थोड़ी देर के बाद आएगा शायद वो नेक्स्ट। चलो निकालो इसमें पेयर क्विक। बेटा इतना टाइम क्यों? मैक्सिमम स्टूडेंट का सी आंसर है, कुछ का ए है, कुछ का बी है। एक एक बांट लो तुम लोग, फिर सी आ जाएगा सबका। चलो, है ना? गलती गलती गलती, लास्ट दिन तक गलती आएगी इस क्वेश्चन में। आंसर विल बी सी, दैट मींस 3। ए और बी, ए वालों को तो मुझे समझ में आ जाता है, मतलब जो एक कम बताते हैं उन स्टूडेंट्स का मुझे समझ में आ जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। जिनको एक एक्स्ट्रा दिखाई देता है उनको कौन सा दिखाई देता है? हाँ चलो, 18 के बाद देखते हैं। तुमने टाइम लगाया, पहले काउंट करने का तरीका देखो।
18 से काउंट करा जाना चाहिए, नहीं करा जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि एक बार तुम ध्यान से देखोगे तो 18 के आगे सिर्फ दो बड़े नंबर हैं, दैट इज 19 एंड 20। 20 बहुत ज्यादा गैप के बाद है, जबकि वो बहुत नजदीक होना चाहिए था। 19 तो वैसे ही दिख रहा है कि 18 के बाद 19 आना था, बट नहीं है, तो मैं 18 से काउंट नहीं करूंगी। अब मुझे 5 से काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज 5 के बाद 9 भी है, 7 भी है, 15 भी है, 14 भी है, तो मुझे 5 से काउंट करना पड़ेगा। 5 के बाद कौन आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हुआ ना, वही 5 to 14 जो है वो एक पेयर मिल गया। चलो, अब उसके बाद 19 से काउंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? 19 के आगे कोई बड़ा नंबर ही नहीं है, एक है, 20 है, बहुत गैप के बाद है, इट शुड बी क्लोज। 9 के बाद काउंट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज 9 के बाद मेरे को 15 दिखाई दे रहा है और थोड़े गैप पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे 9 से काउंट करना पड़ेगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। और ऐसा नहीं है कि मैडम रट के आई होती है कि हाँ मैडम को पता है कि अब भाई हाँ 9 से काउंट करना है, 9 के बाद 15 मिलेगा, या फिर 5 से काउंट करना है कि 14 मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अ थिंग कि आपको पता इतना चल जाता है क्वेश्चन का कि हाँ भाई इसके बाद पेयर मिल सकता है। अब मुझे 7 से भी काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज 7 से मुझे 14 और 15 फिर दिखाई दे रहा है, तो एक बार देख लेती हूँ। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलो नहीं मिला। 14 से मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 14 के बाद 20 है, वो बहुत ही बड़ा नंबर है, 15 है, वो बहुत ही छोटा नंबर है, पर गैप के बाद है। चलो, 1 के बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है, 20 के बाद नहीं है, 9 के बाद नहीं है, 15 के बाद नहीं है, 14 के बाद नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब देखेंगे कहां पे? बैकवर्ड पे। 14 से 15 मुझे एक पेयर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब मुझे आगे काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को 19 दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबल है कि वो हो सकता है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 अब नहीं मिलने वाला है, 19 यहीं पे खत्म हो गया। चलो, अब अगर 14 से सिर्फ 15 मिला है और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तो 15 से काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो 15 को इग्नोर करेंगे। 9 के बाद देख लो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चलो, 20 के बाद नहीं काउंट करना पड़ेगा। 1 के बाद 5 दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5 यहीं पे खत्म हो गया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 नहीं मिला। 7 के बाद नहीं मिलेगा, 9 के बाद नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आंसर विल बी सी, दैट मींस 3। ठीक है, अब जिसको बेटा 2 ही पेयर मिले थे वो कौन है? ऑफ कोर्स यस, अनिकेत। अब ये मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में शायद ऐसा हो ना कहीं। आपके पेपर का सवाल PYQ सेम वर्ड था मेरी वाली शिफ्ट में, और आंसर भी उन्होंने एक्यूरेट नहीं पूछा था। जल्दी से, जब बोल दिया जाए पेपर का सवाल है, फटाफट से एक्टिव हो जाया करो। 15 सेकंड मतलब 15 सेकंड। 15 में तो बोलो मैम हम नंबर लिखते हैं। 40 सेकंड मान लो यार फिर। पहले तो कोई ऑन स्लॉट लिखेंगे कि ऑन स्लॉट होता क्या है, फिर ऑन स्लॉट के नंबर लिखेंगे। तरुण, तरुण पिटेगा तू मेरे से। हाँ, कपिल रोहित, इनके आंसर सही है। सी तो बहुत ही कम है, मतलब 3 दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ? चलो, अब समझ में आ गया एग्जामिनर ने कैसा सवाल पूछा। उसने तुम्हारे से एक्यूरेट नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितने पेयर थे, एग्जैक्ट कितने थे। उसने ये बोला कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना आता है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुमने क्या कर दिया, मोर देन 5 एकदम से आंसर कर दिया। अब क्या था वो देखो, जो लोग बी कह रहे हैं दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड, क्योंकि बी तो बहुत ही कम है भाई। मोर देन 5 और बी में तो कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। चलो, ऑन स्लॉट, पहले सबसे पहले बताओ ऑन स्लॉट का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है ऑन स्लॉट का? अब ऐसा मत बोलना कि तुम्हें ये भी नहीं पता। नहीं पता है? डफरो फेल हो जाना है तुमने। मार्वल का कैरेक्टर है एक, हे प्रभु हरिनाथ। तुम्हें ऑनस्लॉट का मतलब नहीं पता किसी को भी? इतने में तो तुम गूगल करके आ गए होगे।
ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला करना, अ डिस्ट्रक्टिव वॉर। आईबीपीएस का फेवरेट वर्ड है, लिखो इसको। तुम लोग रीजनिंग छोड़ो, तुम इंग्लिश पढ़ो फिर। आईबीपीएस वालों का फेवरेट वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला करना, अ डिस्ट्रक्टिव वॉर। ठीक है, चलो देखो पेयर कैसे निकालने थे। 15, 14, 19, 12, 1, 21, 7, 8, 20। अब पेयर निकालने हैं। 15 से काउंट, पहले मैं तुम्हें बार बार इतने बच्चों की तरह इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि कहां से काउंट करना है, कहां से नहीं करना है। 15 से काउंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को 21 दिखाई दे रहा है और थोड़े गैप में दिखाई दे रहा है। 15 के बाद कौन आ जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, अब नहीं मिलेगा। 14 से काउंट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को 20 दिखाई दे रहा है और थोड़े गैप के बाद। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, चलो नहीं मिला। 19, 20, 21 नहीं मिलेगा। 12 से मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दो बड़े नंबर है बट बहुत बड़े हैं। 1 से काउंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर है। 21 से काउंट करने की जरूरत नहीं है, 7 से 8 मुझे एक पेयर मिल गया। क्या फॉरवर्ड में सबको एक पेयर मिल गया था, बिल्कुल एक पेयर दिखाई दे रहा है, दैट इज 7 to 8। चलो नेक्स्ट, अब 20 से काउंट करने की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत भाई। 20 से आगे एक ही बड़ा नंबर है, दैट इज 21। अब 21 तो बहुत आगे दिखाई दे रहा है। अब 8 से काउंट करके देखते हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12। 8 से 12 मिल गया, छोड़ते नहीं है। 13, 14, 8 से 14 भी मिल गया, आगे छोड़ना नहीं है। 14 के बाद कौन आएगा, 15। 8 से लेके 15 तक मिल गया, बस इतने में काम करना था। अब अगर 8 से 12 भी कनेक्ट है, 8 से 14 भी कनेक्ट है, 8 से 15 भी कनेक्ट है, तो 12 से 14 भी कनेक्ट होगा, 12 से 15 भी कनेक्ट होगा। अब सिमिलरली 14 से 15 भी कनेक्ट होगा और आंसर तुम्हें डायरेक्ट मोर देन 5 मिल जाता। आगे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया, ये आपका सवाल था। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे था कि भाई 8 से अगर 12 जुड़ा है, 14 जुड़ा है, 15 जुड़ा है, तो वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जब भी पेपर में सवाल करना होता है तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लो। अगर उसने मोर देन 5 किया तो तुम थोड़ी ढील में क्वेश्चन को कर सकते हो कि तुम्हें मिल गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मुझे यही मिल गए, तो आंसर मार्क कर लिया। अगर एग्जैक्ट पूछा है तो तुम्हें फिर आगे भी काउंट करना पड़ेगा बिल्कुल सही से आंसर निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया। गलती नहीं करनी है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही चीज सिखाई और तुमने फिर भी गलत किया। इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज जाके इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट, चलो ओके। आंसर क्या है भाई, आंसर क्या है, आंसर विल बी ई, दैट मीन्स 1। अब जिसने भी गलत किया और जिसका भी दिमाग नहीं था काम में, वो देख लो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन पूछा था, ब्रैकेट में पढ़ ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पूछा था। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लो, अगर उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है ब्रैकेट में, अगर उन्होंने फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी नहीं मेंशन किया, फिर क्या करोगे, ओनली फॉरवर्ड और बोथ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर उन्होंने ये बोला है कि अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो कौन से काउंट करोगे, ओनली फॉरवर्ड और बोथ, देन ओनली इट शुड बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब कुछ नहीं मेंशन किया जाता है तो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। वैसे एज सच आईबीपीएस वालों ने ये कोई एग्जाम में निकाला नहीं है क्वेश्चन, बट नॉर्मल टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पे ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन करना होता है। चलो डोमेस्टिक, 4, 15, 13, 5, 19, 20, 9, 3। चलो 4 के बाद काउंट करेंगे बिल्कुल, बिकॉज 9 नजदीक है। 5, 6, 7, 8, 9 अब नहीं मिलेगा। 15 के बाद 20 दिखाई दे रहा है, कर लूंगी। 16, 17, 18, 19 नहीं मिलेगा। 13 के बाद नहीं मिलेगा, 5 के बाद नहीं मिलेगा, 19 to 20 मिल गया, 20 के बाद नहीं मिलेगा, 9 के बाद नहीं मिलेगा, 3 के बाद नहीं मिलेगा। आंसर विल बी ई, दैट मींस 1। ऐसे फास्ट करना है, ठीक है। डेली आपने प्रैक्टिस करना है और डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो इन क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता है कि पेपर में आना ही आना है, तो आपको इस क्वेश्चन को करना ही करना है, ठीक है। चलो अब कुछ नंबर्स भी होते हैं डायरेक्ट नंबर, ये पेपर में तो नहीं आए हैं अभी, बट फिर भी ट्राई कर लो एक बार।
अगर आगे तो एकदम से पता होना चाहिए। बेटा और छोटी छोटी बातें स्टार मार्क करके नोट्स में ऐड किया करो। जैसे ये बता दिया कि अगर ब्रैकेट में नहीं मेंशन है तो क्या करना है, सिर्फ फॉरवर्ड करना है। नहीं तो जब तक टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत ना हो तब तक दिमाग ठिकाने नहीं आता है। मैं सोच रही थी, मैं आया तो था मेरे दिमाग में। ये तो बड़ा अच्छा सा और इजी सा क्वेश्चन है। आंसर विल बी ई, दैट मीन्स मोर देन 6। 7 8 6 5 3 2 1 5 4। चलो 7 के बाद 8 ही मिल गया, आगे नहीं मिलेगा, 8 से भी नहीं मिलेगा, 6 से भी नहीं मिलेगा, 5 से भी नहीं मिलेगा, 3 के बाद भी नहीं मिलेगा बिकॉज 5 थोड़ा ज्यादा ही आ गया, 2 3 4 5 नहीं मिलेगा, 1 से भी नहीं मिला। तो फॉरवर्ड में तो सिर्फ एक ही मिला है। इज इट? फॉरवर्ड में एक ही मिला है बिल्कुल, तो फिर ये क्यों नहीं आंसर प्रिसाइज आ रहा भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है। चलो 4 के बाद कौन मिल गया? 5 मिल गया, 6 7 8 आगे नहीं मिलेगा, 1 के बाद 2 मिल गया, 1 के बाद 3 मिल गया, 3 के बाद 4 5 6 7, 1 के बाद 7 भी मिल गया। लक्की हो गए तुम, लक्कीस्ट हो गए अगर तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तुम्हें पता है कि जब सारे कनेक्टेड हैं तो 2 से 3 भी कनेक्ट होगा, 2 से 7 भी कनेक्ट होगा, फिर सिमिलरली 3 से भी 7 कनेक्ट होगा। कितने पेयर मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल तो गए। आंसर विल बी मोर देन 6। और तुम लोग 6 पे ही अटक गए हो, कुछ 5 पे अटक गया, 8 पेयर में से तुम्हें 5 6 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है, इधर रिकॉर्डेड देखो जैसे भी देखो, बट करना है। चलो कुछ और नया तरह का सवाल, क्विक। पहला सवाल भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोनी है, डायरेक्ट किया जाएगा या सबको किया जाएगा? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सिलोगिज्म क्या, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आपको मेहनत करनी है। क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस, डायरेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज उन्होंने कंडीशन दी है। कंडीशन के बाद ये नहीं बोला है कि आपको अरेंज करना है। जब अरेंज नहीं करना है तो डायरेक्ट देखो कौन कौन सी डिजिट है। फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड कौन है? 3 है। सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन है? 1 है। इस पे क्या कंडीशन लगानी है कि सारी की सारी और डिजिट में क्या करना है? इंक्रीज करना है 1। तो 1 को 1 से इंक्रीज करोगे 2, 3 को 1 से इंक्रीज करोगे 4। अब इनका क्या निकालना है हमने? वैल्यू द सम ऑफ, सम क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 6। डायरेक्ट, ठीक है, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। क्वेश्चन बता देती हूँ अब दोबारा। उसने क्या बोला था कि सारी की सारी और डिजिट को इंक्रीज करो 1 से, और सारी की सारी जो आपके पास इवन डिजिट है उनको डिक्रीज करो 1 से। फिर बताओ क्या सम था? तो भाई मुझे पता है डिजिट को उन्होंने अरेंज किया नहीं है, जब उन्होंने किसी चीज को शफल नहीं किया होता है हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको अपने नोट्स में, बिकॉज मैं आपको इनपुट आउटपुट में भी ये चीज कराऊंगी, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो आप लोगों ने हमारी बुक्स ली, प्री वाली बुक्स ले ली है? क्यों, कब पेपर के बाद लेनी है? क्या इरादा है भाई? इतना अच्छा कंटेंट है उसमें, इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज हमने बनाई है, सीरियसली अच्छा है। जिसके पास है वो एक बार देखना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं उसमें मैंने। हार्ड लेवल के जो ये वाले क्वेश्चन है तुम लोग देखना, उसमें एक एक चीज, और सॉल्यूशन में भी मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो मैंने नोट करके वो भी लिख दिया है भाई, ऐसा नहीं सोचना है, इसका मतलब ऐसा है। तो एक बार उसको करो, अच्छे क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें और डिजिट्स कौन कौन सी हैं? और डिजिट कौन कौन सी है? अब तुम बोलोगे मैम ये क्या सवाल है, हमें सबको पता है और डिजिट कौन कौन सी है। 5 है, 1 है, 3 है, 7 है, ये सारी की सारी और डिजिट है। वहीं पे अगर मैं पूछूं कि ऑड प्लेस डिजिट कौन सी है, तो क्या कोई डिफरेंस है या फिर सेम ही चीज है? दो बातें होती है, एक होती है विषम अंक और एक होता है विषम ही होता है या फिर जो भी होता है, हाँ विषम और सम, हाँ विषम ही होता है।
या फिर विषम स्थान पर जो आपके पास अंक है। डिफरेंस है या फिर सेम है? एवरीवन, डिफरेंस है या सेम है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ऑड डिजिट, मतलब कि ऑड डिजिट्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? 5, 1, 3, 7, ये मेरे पास ऑड डिजिट्स है। ऑड प्लेस डिजिट का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लेस है ये आपके पास फर्स्ट प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है ये आपके पास सेकंड प्लेस है, ये वाला प्लेस जो है वो आपके पास थर्ड है, देन इट इज फोर्थ, देन इट इज फिफ्थ। तो जो भी आपके पास ऑड प्लेस पे डिजिट है उनकी बात हो रही है। तो कौन कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऑड डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट। प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि ये पहला प्लेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट कौन से स्थान पे है। तो ये मतलब होता है कि ऑड प्लेस पे या तो 5 या तो 4 या तो 3। अब ये वाली कौन सा डिजिट, मतलब कौन सा प्लेस होगा? 6। ये वाला कौन सा प्लेस होगा? 7। तो ऑड प्लेस डिजिट 5, 4, 3, 8, वेयर एज ऑड डिजिट जो है वो कौन सी आ जाएगी? 5, 1, 3, 7। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? सिमिलर कॉन्सेप्ट इवन और इवन प्लेस डिजिट पे। जल्दी से बता दो इवन प्लेस डिजिट्स कौन कौन सी है? नोट करा करो ऐसे ही, जल्दी से बता दो इवन प्लेस डिजिट्स कौन कौन सी है। इवन प्लेस कौन कौन सी आ जाएगी? 1, 2, 7, ये और साथ में 6, ये आपके पास इवन प्लेस डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया था आपके पास? आंसर विल बी डी, दैट मींस 6। चलो नेक्स्ट। मैम इस क्वेश्चन में 3 को भी तो इंक्लूड करेंगे, फोर्थ डिजिट है ना? बेटा नहीं समझ में आया, क्या पूछा आपने मेरे से? राखी क्या डाउट है आपका? इस क्वेश्चन में 3 को भी तो, इफ ऑल दी ऑड डिजिट आर इंक्रीज, सारे डिजिट को करने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग डायरेक्ट देखो कौन सा पूछा है। उसने बोला फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, डिजिट पूछा है राइट एंड से, तो तुम्हें देखना पड़ेगा डिजिट कौन सी है? 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने देखा सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट कौन है? 1। तो उसने दोनों आपको कौन सी मिल गई? ऑड मिल गई। ऑड को आपको 1, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। रिजल्टेंट विल बी 2 + 4, इट विल बी 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। कविता बेटा, कोई चीज होती है, जैसे फाउंडेशन में भी बताती हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ो। जिसको नहीं आया ऑड प्लेस और इवन प्लेस, वो दोबारा देख लो। मान लो ये एक वर्ड है ऋषि का, चाहे इसके बीच में डिजिट्स हो चाहे एक लेटर्स हो। अब अगर कोई चीज है तो उसका कोई प्लेस होगा या नहीं होगा? ये जो लेटर आया है आर, ये कौन से प्लेस पे आया है? फर्स्ट प्लेस पे आया है। ये कौन से प्लेस पे आया है? सेकंड प्लेस पे आया है। ये कौन सा आया है? थर्ड प्लेस पे आया है। ये कौन सा? फोर्थ पे। ये देन फिफ्थ पे, देन सिक्स्थ पे, देन सेवंथ पे, है ना? अब इन लेटर्स को भी कोई प्लेस दिया गया है। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स लिखे गए थे, तो इन नंबर्स को भी कुछ प्लेस दिया गया होता है कि आपके पास फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है। जब डिजिट की बात करते हैं तो हम इन डिजिट्स को देखते हैं। जब ऑड प्लेस की बात करी जा रही है तो ऑड प्लेस का मतलब कि या तो फर्स्ट पे, या तो थर्ड पे, या तो फिफ्थ पे। तो ये जो डिजिट है इनको देखना है, एक 4 को देखेंगे, एक 2 को देखेंगे, एक 5 को, बिकॉज प्लेस की बात करी गई है कि उनको कौन सा प्लेस दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया जिसने मेरे से ये डाउट पूछा था? कविता आई गेस। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है? आंसर विल बी डी, दैट मीन्स ओ। आई वुड से कि ये वाले क्वेश्चन को ना आप पेपर में ना करो। पेपर में ना करने का रीजन और कब करना है वो भी बता देती हूँ। जिसने ऑन और नो बोला है वो गलत बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला है विच लेटर इज द थर्ड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म्ड बाय।
उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो थर्ड लेटर है एक मीनिंगफुल वर्ड का। तो कोई एक मीनिंगफुल वर्ड है, उसका थर्ड लेटर बताना है। पर वो जो वर्ड बनता है फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स वंस, जितने भी लेटर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है उन लेटर्स को आपने एक बार यूज करना है। लेटर कौन से हैं? which are at second, fourth, ninth and 10th place from the left in the word foundation। कि आपके पास एक वर्ड दिया है और वर्ड कौन है? आपके पास फाउंडेशन वर्ड है। फाउंडेशन वर्ड में से कुछ लेटर्स को उठाना है। लेटर्स कौन कौन से उठाने हैं? सेकेंड लेटर यानी कि ओ, फोर्थ लेटर यानी कि एन, नाइन्थ लेटर यानी कि ओ, टेंथ लेटर यानी कि एन। अब ये जितने भी लेटर्स तुमने उठाए हैं इन सारे के सारे लेटर को वंस यूज करना है और एक वर्ड बनाना है। बात समझ में आ गई? सवाल क्या था? 4 लेटर दिए थे, उनको एक एक बार यूज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म देन सेलेक्ट एक्स एज योर आंसर। अगर आपके पास वर्ड जो है वो एक से ज्यादा बनते हैं तो आपका आंसर एक्स होने वाला है। इफ नो वर्ड इज फॉर्म, अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है देन सेलेक्ट एज योर आंसर वाई। तो आपको आपके आंसर को क्या करना है? वाई बनाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था कि लेटर्स को उठाओ और लेटर्स को उठा के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। अगर एक से ज्यादा वर्ड बन गया तो एक्स को आंसर करो, अगर कोई भी नहीं बना तो वाई को आंसर करो। अब इनसे क्या बन जाएगा? आपके पास वर्ड बन जाएगा दैट इज नून। अब क्या पूछा था? नून का थर्ड लेटर कौन हो जाएगा? ओ विल बी डी। अब कुछ बच्चों ने बोला नो, कुछ लोगों ने बोला ऑन। क्या आपने नो में चारों लेटर्स को यूज किया है? नहीं, यहाँ पे तो आपने 2 ही लेटर्स को यूज किया है। आपको ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें सारे लेटर को एक बार यूज किया जाएगा। अपनी मर्जी से एक लेटर को 2 बार भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से एक लेटर को छोड़ भी नहीं सकते हैं। चारों के चारों लेटर्स को आपने एक बार यूज करना है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब पेपर में क्यों नहीं किया जाना चाहिए? पेपर में इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार हमें लगता है कि इससे वर्ड बन ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में वर्ड बन रहा होता है। ये जो सबसे सेफ होता है इस क्वेश्चन को करना वो तब होता है जब आपके पास मोर देन वन बन रहे होते हैं और उसका आंसर एक्स आ जाए, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि हाँ थोड़ी हिम्मत भी आती है कि आंसर सही होगा। नहीं तो बच्चे हमेशा गलत ही करके आते हैं। कई बार वर्ड बन रहा होता है तो अलग ही वर्ड बना देंगे और कई बार नहीं बन रहा होता है तो सोचते हैं कि हाँ वर्ड बन जाएगा, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जब भी आपके पास यहाँ पे ऐसा आ जाए कि आपको 2 से ज्यादा वर्ड दिख रहे हैं या एक से ज्यादा वर्ड दिख रहा है तो आपका आंसर करना सेफ होता है, तो आप बी आंसर कर दो, दैट मीन्स एक्स। ठीक है, चलो। वो कैब जरूरी है इसके लिए, ऑफकोर्स यस। एक कह रहा है नो नो नहीं हो सकता। नो नो के चक्कर में आबीपीएस ने बोला नो नो कम नेक्स्ट ईयर, नो नो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो ढंग के वर्ड बनाने हैं। ऐसा नहीं कि तुम एब्रीवेशन लगाने लग गए कि भाई वो क्या होता है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, ऐसे भी नहीं बनाने हैं। पता चला जियो बना दिया। मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, एक बार देखो जरा, कंप्लीट करेंगे इसको 30। नो नो कम नेक्स्ट ईयर, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, प्लीज कम नेक्स्ट ईयर। शालिनी थक गई पढ़ के? चलो जल्दी से बता दो आंसर। आंसर विल बी डी, दैट मीन्स टी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी? क्या मतलब होता है ओबेसिटी का? बोल दो तुम्हें ये भी नहीं पता। क्या मतलब होता है ओबेसिटी? मोटापा। ठीक है, हाँ चलो। अभी मुझे चढ़ा नहीं है, मुझे चढ़ेगा नेक्स्ट बैच में, जब वो सर्दियां चले जाएंगी ना उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी सी हो ही जाऊंगी। देखो, ओबेसिटी में कौन कौन सा लेटर है? एक थर्ड मतलब ई, फिर एस और टी। कौन सा वर्ड बनता है? सेट। आंसर विल बी टी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, सेट। नेक्स्ट।
आकांक्षा बेटा पूछा जाता है, देखो यहाँ पे उसने पूछा है विच लेटर इज द लास्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। जो मैंने आंसर बनाया ना, वर्ड बनाया मैंने सेट, इसका लास्ट लेटर पूछा है उसने, कौन सा लास्ट लेटर है, तो लास्ट लेटर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। जैसे प्रीवियस इस क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है ना तो कौन सा लेटर है जो सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, वो पूछता है कि कौन सा लेटर है। अब यहाँ पे देख लो आंसर क्या बता रहे हैं सारे के सारे, आंसर विल बी ई, दैट मीन्स वाई। देखो उसने बोले कौन सा लेटर ऐसा है जो सेकेंड लेटर है राइट से ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। वर्ड बनाना है, वर्ड किसका बनाना है, formed by using the letter ones which are at third, fifth, seventh and ninth place from the left। तो वर्ड निकाल लो, लेटर कौन कौन से, आपके पास टी है, आर है, आर के बाद कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच के बाद कौन आ जाएगा, एन। कौन कौन से बताए थे, थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद कौन है, सेवेंथ, देन नाइन्थ। तो टी आर एच एन। अब क्या इससे कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब आपके पास कोई भी वर्ड नहीं बनेगा देन सेलेक्ट वाई एज योर आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन विल बी ई। अगर मान लो इससे वर्ड बन जाता तो फिर उसका कौन सा लेटर देखना था आपको, सेकेंड लेटर देखना था राइट साइड से, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा बनेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑफ कोर्स यस, ये भी जिसने सवाल पूछा है बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हेनेवर इट इज नॉट मेंशन कि आपको कौन सी साइड से देखना है, जब भी आपको लेफ्ट और राइट जो है वो मेंशन नहीं होता है, ऑलवेज कंसीडर लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड को कंसीडर किया जाता है। रीजन, हम जब भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को लिखते हैं हम कहां से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड लिखते हैं। उर्दू नहीं है ना, राइट टू लेफ्ट लिख ले, तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपको शीट दूंगी और उसको करना अच्छे से, और डेली के डेली 2 वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं।